अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और मैं हूं इमरान और हम स्कॉलर के यूट्यूब चैनल से आपके लिए थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री, फेडरल में इसका नाम थर्मोकेमिस्ट्री है, हमारे सिंध बोर्ड में इसका नाम है एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसके ऊपर हम बात कर रहे थे बच्चों। लास्ट टाइम मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए ड्रॉप किया था कि वर्क और हीट कौन सी क्वांटिटी है। पाथ फंक्शन है, ये कौन सी क्वांटिटी हैं, ये एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव? तो बच्चों हर चीज़ का जवाब ना गूगल बाबा के पास नहीं है, कई जवाब गलत भी लिखे हैं। तो मैं तुम लोगों को सिर्फ ये थोड़ा सा इसलिए कि बताने के लिए ये क्वेश्चन छोड़ा था कि हर क्वांटिटी को आप एक्सटेंसिव और इंटेंसिव के पैमाने पर जज नहीं कर सकते। मैंने प्रेशर के बारे में आपसे ये नहीं कहा बेटा कि फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर, फोर्स के बारे में मुझे कहना मुनासिब नहीं लगा कि ये एक्सटेंसिव होगी या इंटेंसिव होगी। कि किसी ना किसी हवाले से कह सकते हैं कि चलो ये एक्सटेंसिव है, लेकिन हर प्रॉपर्टी को एक्सटेंसिव और इंटेंसिव के पैमाने पर जज नहीं कर सकते आप। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जिनको हम अब हर क्वांटिटी को आप स्केलर और वेक्टर की फॉर्म में जज नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, तो ये थोड़ी सी बात थी। तो हीट को ना हम एक्सटेंसिव मानेंगे ना हम, ये वो प्रॉपर्टी है जो सिस्टम के अंदर दरमियान में आती है। वर्क आकर दरमियान में होता है, बाउंड्री पर होता है। हीट आकर दरमियान में बाउंड्री पर होती है। हीट कहाँ से एक्सचेंज होती है? बाउंड्री से होती है एक्सचेंज। तो खैर हम आगे चलते हैं। और लास्ट टाइम के लेक्चर में थोड़ी गाड़ी बातें हो गई, पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन। अब आहिस्ता आहिस्ता मैं उसको यूज़ करता रहूँगा तो इंशाल्लाह आप लोगों के माइंड में आपको ये याद हो जाएगा कि पाथ फंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, स्टेट फंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। आज बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। एक जीरोथ लॉ भी होता है, सुना है? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स थोड़ा सा बताया था मैं इसके बारे में भी, ये आपको आता है। आपने इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है कि अगर हीट एक्सचेंज होगी, हीट हमेशा कहाँ से कहाँ जाती है? हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। ये एक बॉडी ए है, इसका टेम्परेचर 50 डिग्री है, ये बॉडी भी है, इसका टेम्परेचर 10 डिग्री है। हीट यहाँ से यहाँ तक जाएगी। कब तक जाएगी? जब तक इन दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। और जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाता है हम इसे क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। तो ये स्टेटमेंट जीरोथ लॉ का है कि हीट कोल्ड बॉडी से, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र होती है। और ये ट्रांसफ़र ऑफ हीट तब तक होता है जब तक दोनों बॉडीज़ थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाती। ये है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये आप लोगों को वैसे ही ये बात पता थी, बहरहाल इसी को कहते हैं जीरोथ लॉ। आज हमारा टॉपिक है बच्चों फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये वही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। छोटे होते हुए आप इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, लेकिन इसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील कर सकते हो। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज ऑल्सो अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसी की ही एक फॉर्म पढ़ते हुए आ रहे हो। फर्स्ट लॉ में बुनियादी तौर पर, चलो मैं इसको थोड़ा सा हटकर बताता हूँ, इससे हटकर बताता हूँ। एनर्जी आइसोलेटेड सिस्टम की टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, ये बातें सबको आपको पता है। देखो बात सुनो, फर्स्ट लॉ की बेसिस सुनो। एनर्जी का चेंज बच्चों, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर हूँ, इस वक्त मैं एक पोजीशन पर हूँ, मैं यहाँ से चलकर यहाँ चला गया, मेरी स्टेट चेंज हो गई।
तो बच्चों जब भी सिस्टम की स्टेट चेंज होती है, जब भी किसी सिस्टम की स्टेट चेंज होगी, उसकी दो बातें हो सकती हैं। मैं यहाँ से यहाँ पर गया तो वो कौन सी चीज़ थी जो मुझे यहाँ से यहाँ लेकर आ रही है, वो कौन सी चीज़ है? वो एनर्जी है। वो कौन सी एनर्जी है? इंटरनल एनर्जी जो मेरे अंदर है। अभी मैं इंटरनल एनर्जी पे बात करूँगा। आपकी नॉलेज में आपने टर्म सुनी हुई इंटरनल एनर्जी, फर्स्ट ईयर में भी, सेकेंड। सिस्टम की जो बच्चों स्टेट चेंज होती है, उसके दो प्रोसेस हो सकते हैं। या तो आप उसकी सिस्टम की स्टेट चेंज करने के लिए या तो आप उसकी क्या कर दो, एनर्जी चेंज कर दो इन फॉर्म ऑफ हीट। आप उसे हीट दो या आप उससे हीट लो, तो सिस्टम की स्टेट चेंज हो जाएगी। वो इनिशियल स्टेट से कहाँ चला जाएगा? फाइनल। भाई कोई सिस्टम है, मैंने उसे गर्म करना शुरू कर दिया, वो इनिशियल स्टेट से कहाँ चला जाएगा? फाइनल स्टेट में। कोई सिस्टम है, मैंने उसे ठंडा करना शुरू कर दिया, वो इनिशियल स्टेट से कहाँ चला जाएगा? फाइनल। या फिर आप क्या करो, उसके ऊपर वर्क करो। या तो सिस्टम काम कर ले, या सिस्टम पर काम हो जाए। मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, मैं वर्क कर रहा हूँ। एक सूरत तो ये हो सकती है कि मैं खुद चला जाऊँ यहाँ से यहाँ पर। दूसरा ये कि कोई मुझे उठा के यहाँ से वहाँ ले जाए, कोई मुझ पर काम कर दे या मैं खुद काम कर लूँ। दो ही पॉसिबिलिटी। तो गैसीय सिस्टम की बेटा जो चेंज आती है, सिस्टम में जो चेंज आता है, जो इंटरनल एनर्जी का चेंज है, बेसिकली सिस्टम की स्टेट का चेंज का मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी। वो कितनी बातों के ऊपर डिपेंड करता है? इंटरनल एनर्जी का चेंज दो बातों, याद रखना किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी दो सूरतों में। बच्चों को असल में ये वाली फॉर्म बच्चों को याद रहती है। सिस्टम है, सिस्टम को हीट दी, अब मैं बोलूँगा बेटा हीट दी, इंटरनल एनर्जी E1 से E2 हो गई। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सबको ये बातें पता है। हीट दोगे इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी, हीट एब्जॉर्ब करवाओगे इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी। इस पॉइंट का भी जहन में रखना कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी वर्क करने से भी चेंज होती है। आप सिस्टम को, पिस्टन को ऊपर ले गए, एक्सपेंड हो, गैस एक्सपेंड हो गई, सिस्टम ने काम किया। तो सिस्टम जो काम करेगा वो काम कैसे करेगा? एट द एक्सपेंस ऑफ इट्स इंटरनल एनर्जी। वो अपनी इंटरनल एनर्जी को कंज्यूम करेगा तो जाकर वो वर्क करेगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बेस के अंदर जो बुनियादी बात, अब मैं की पॉइंट आपको दोबारा बता देता हूँ कि इस पॉइंट को आप लोग अच्छी तरह से जहन में बिठा लीजिएगा कि स्टेट चेंज, इंटरनल एनर्जी का एक्सचेंज, एनर्जी का एक्सचेंज दो तरह से हो सकता है। हीट के ज़रिए, दूसरा वर्क के ज़रिए। यही बात आपकी मैथमेटिकल फॉर्म में आपको नज़र आएगी। डेल्टा E इजिकल टू Q प्लस डेल्टा। या तो ये इस फॉर्म में नज़र आ रहा होगा आपको, या फिर ये इस फॉर्म में नज़र आ रहा होगा। अभी मैं दोनों फॉर्म्स के ऊपर बात कर लेता हूँ कि इंटरनल एनर्जी का चेंज या तो किसकी वजह से होगा? हीट की वजह से, या किसकी वजह से होगा? वर्क की वजह से, या फिर दोनों की वजह से। एनर्जी में जो चेंज आएगा या हीट की वजह से आएगा, या वर्क की वजह से आएगा, या दोनों की वजह से आएगा। बेटा इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? दिस इज मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। स्टेटमेंट सबको पता थी, मैंने उसको एक अलग तरीके से आपको बताने की कोशिश की है। वो स्टेटमेंट सबको पता है, आइसोलेटेड सिस्टम की टोटल एनर्जी कैसे। इसको इस लिहाज से समझ लो थोड़ा सा, ये बना, ये लॉ बना ये मैथमेटिकल फॉर्म बनी कि इन बेसिस के ऊपर है। ये समझ कि एनर्जी का एक्सचेंज
या तो किसकी वजह से होगा, हीट की वजह से, या फिर किसकी वजह से होगा, वर्क की वजह से। वर्क चाहे कोई भी हो, वर्क डन बाय सिस्टम हो, वर्क डन ऑन सिस्टम हो, हीट एंटर करवा रहे हो, हीट लीव हो रही हो, इन दो में से कोई भी काम होगा, इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब बारी बारी हम इन तमाम वेरिएबल्स के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं आज आपसे इंटरनल एनर्जी के बारे में। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का एसेंस क्या है, फील क्या है, फील ले लो। फील ये है कि इंटरनल एनर्जी का चेंज या तो किस पे डिपेंड करता है, हीट के ऊपर या वर्क पर या दोनों पर। जब भी किसी सिस्टम की हीट चेंज करोगे उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी। जब भी किसी सिस्टम में वर्क डन होगा या वर्क डन बाय सिस्टम या ऑन सिस्टम तो उसकी एनर्जी चेंज हो जाएगी। अब ये इंटरनल एनर्जी है क्या? इंटरनल एनर्जी क्या है बच्चों? सिस्टम ले लो, ये गैसियस सिस्टम मैंने ले लिया, कैसा सिस्टम लिया? क्लोज सिस्टम लिया। इस सिस्टम के पास सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी इन अ सिस्टम। बेटा ये क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। एक डेफिनेशन तो है आप लोगों ने सुनी होगी, कुछ बच्चों ने ये डेफिनेशन सुनी होगी, कुछ बच्चों ने ये डेफिनेशन सुनी होगी, सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इन अ सिस्टम। बल्कि काइनेटिक एनर्जी का सुना होगा, या ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सिस्टम के पास जितनी भी तरह की काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है उसको अगर हम सम कर लें तो हमारे पास सिस्टम की कौन सी एनर्जी आ जाएगी बच्चों? इंटरनल एनर्जी आ जाएगी। तमाम हर किस्म की काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का सम कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगी? इंटरनल। एक डेफिनेशन, बात डेफिनेशन ये होती है, सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी लिखा होता, पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिखा हुआ होता। ये दोनों डेफिनेशन हम कह सकते हैं, ये दोनों डेफिनेशन सही है। ये भी कह सकते हो इंटरनल एनर्जी क्या है? द सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इन अ सिस्टम, या सिंपल ये कहते हो द सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ। अब इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ज़रा सुन लो कि कंडीशन, इस डेफिनेशन को बनाते वक्त दो कंडीशंस हम रखते हैं। वो कंडीशन सुन लो, वो कंडीशन आमतौर पर नहीं बताई जाती हैं आप लोगों को। वो दो कंडीशंस कौन सी हैं? पहली कंडीशन बच्चों, पहली कंडीशन ये कि सिस्टम एट रेस्ट पर होगा। देखो ना यार, मसला ख़राब हो जाएगा अगर मैं वैसे सिर्फ अंदर की एनर्जी मालूम कर रहा हूँ, मैं इसको मूव भी करवाने लग जाऊँ तो इस पर एक और तरह की काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, मूवमेंट की वजह से एक और काइनेटिक एनर्जी इसके पास आ जाएगी। तो डेफिनेशन बनाते वक्त सिस्टम को क्या होना चाहिए? रेस्ट में होना चाहिए, ताकि कोई और काइनेटिक एनर्जी, इसको मूव करवाना शुरू कर दूंगा, ये डेफिनेशन गलत हो जाएगी। दूसरी बात, कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं होनी चाहिए, कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं होनी चाहिए। अगर कोई और एक्सटर्नल फील्ड यहाँ पर आकर अप्लाई की तो इसकी एनर्जी, अब ज़ाहिर बात है, मैंने कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक, मान लो ये पैरामैग्नेटिक है, समझ लो ये पैरामैग्नेटिक है, मैं मैग्नेट लेकर आ गया, इनकी एनर्जी में चेंज आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की वजह से ही चेंज हो जाएगा।
तो हमने कोई एक्सटर्नल फील्ड, तो डेफिनेशन कब बनी है? डेफिनेशन बनते वक्त, इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन बनते वक्त दो कंडीशन, सिस्टम मस्ट बी एट स्टेट ऑफ रेस्ट एंड देयर इज नो एक्सटर्नल फील्ड, कोई एक्सटर्नल फील्ड सिस्टम पर ना लग रही हो। अब मैं आता हूँ बेटा दोनों डेफिनेशंस के ऊपर। एक डेफिनेशन क्या है, चलो इसको मैं यूँ कर देता हूँ, ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी यूँ कर लेता हूँ, द सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ kinetic energy and potential energy, the sum of all types of kinetic energy and potential energy in a system, इसे आप लोग क्या नाम देते हैं? इसे आप लोग नाम देते हैं इंटरनल एनर्जी का। ये डेफिनेशन किसके लिए और ये डेफिनेशन किसके लिए? पॉइंट, दोनों डेफिनेशन सही है। ये वाली डेफिनेशन बेटा रियल गैस के लिए, ये वाली डेफिनेशन बेटा आइडियल गैस की। दोनों तरह की डेफिनेशन, एक डेफिनेशन रियल गैस के लिए, एक डेफिनेशन आइडियल गैस के लिए। अगर मैं इसको लिखूं, इंटरनल एनर्जी किस, देखो काइनेटिक एनर्जी कितनी कितनी तरह की हो सकती है। एक होती है गैस यूं यूं मूव कर रही है, ये कौन सी है? काइनेटिक एनर्जी है। ट्रांसलेटरी, एक इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी हो सकती है वाइब्रेशनल, मॉलिक्यूल अपनी ही जगह पर यूं यूं मूव करते हैं। एक इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी हो सकती है रोटेशनल, अपने एक्सिस के गिर्द घूमना। एक इसके अंदर एनर्जी हो सकती है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से? ये गैसेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, आपको मालूम है वैन डर वाल अट्रैक्शंस को। ये अट्रैक्शंस क्या कहलाते हैं? वैन डर वाल अट्रैक्शंस। इसके अलावा पोटेंशियल एनर्जी और किसकी वजह से हो सकती है? एक का न्यूक्लियस दूसरे के न्यूक्लियस को रिपेल कर रहा होगा, रिपल्जन हो सकती है। एक का न्यूक्लियस दूसरे गैस के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा होगा, अट्रैक्शंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक की वजह से भी क्या बन जाती है? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। हर तरह की पोटेंशियल एनर्जी, सिस्टम की तमाम हर तरह की काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हर तरह की, इनका सम क्या कहलाएगा बच्चों? इनका सम कहलाएगा इंटरनल एनर्जी। इनके सम को हम लोग कहते हैं इंटरनल एनर्जी। ठीक है ना? अब आइडियल गैस के अंदर, आइडियल गैस के लिए बच्चों हम क्या बात करते हैं कि आइडियल गैस के लिए पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई। आइडियल गैस के लिए पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जीरो। जीरो क्यों हो गई आइडियल गैस के लिए पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू? आइडियल गैस के लिए पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू इसलिए जीरो हो गई कि आइडियल गैस में हम क्या कहते हैं? आइडियल गैस का बेटा पॉइंट आपको जहन में हो, आइडियल गैस में ना कोई अट्रैक्शन है ना कोई रिपल्जन, तो हम आइडियल गैस की पोटेंशियल एनर्जी को क्या मान लेते हैं? जीरो मान लेते हैं। आइडियल गैस की पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आइडियल गैस की जो आइडियल गैस है, आइडियल गैस के लिए कौन सी डेफिनेशन होगी? ये वाली या ये वाली? ये वाली। आइडियल गैस के लिए हम ये वाली डेफिनेशन, रियल गैसेस के अंदर आपको मालूम है चूंकि ये अट्रैक्शन बरकरार रहती है, इसलिए ये वाली डेफिनेशन। तो बेटा होप इंटरनल एनर्जी के बारे में आप लोगों की बातें बदल गई। पहले तो दोनों डेफिनेशन, आप कोई सी भी डेफिनेशन डिफाइन करेंगे तो दो बातें जहन में रखिएगा। सिस्टम रेस्ट में होना चाहिए, सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा, चलें। ये आपके पास अब आइडियल गैस की बात हो गई, आइडियल गैस के इंटरनल एनर्जी की बात हो गई। अब इसके अंदर बच्चों हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं इंटरनल एनर्जी की।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनल एनर्जी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनल एनर्जी। पहली बात बेटा, स्टेट फंक्शन है, पहले भी हम बात बता चुके हैं आपको, स्टेट फंक्शन है तो जाहिर बात है वो तमाम कैरेक्टरिस्टिक मैं दोबारा बताऊंगा आपको जो किसी स्टेट फंक्शन में मौजूद होती हैं, किसी स्टेट फंक्शन में होती हैं। दूसरी बात बच्चों, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटरनल एनर्जी अमाउंट पर डिपेंड करती है, अमाउंट ज़्यादा इंटरनल एनर्जी ज़्यादा, कम गैस है उसके पास कम एनर्जी है, ज़्यादा गैस है उसके पास ज़्यादा एनर्जी। स्टेट फंक्शन, चूंकि मैंने स्टेट फंक्शन कह दिया प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी, नॉट डिपेंड ऑन पाथ, इंटरनल एनर्जी की वैल्यू पाथ पर डिपेंड नहीं करती क्योंकि स्टेट फंक्शन है। इंटरनल एनर्जी की वैल्यू फिर डिपेंड किसके ऊपर करती है? डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। ये बेटा डिपेंड करती है किसके ऊपर? इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर। इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट। इंटरनल एनर्जी के लिए कुछ याद करो, मैंने कुछ इस तरह की बात बताई थी आपको साइक्लिक प्रोसेस की। साइक्लिक प्रोसेस के लिए बेटा इंटरनल एनर्जी के चेंज को मैं क्या लिख सकता हूँ? जीरो। डी चेंज इन इंटरनल एनर्जी सम स्टेट 1 से, यानी इन पॉइंट क्या लिखा हुआ है? साइक्लिक प्रोसेस के लिए चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। वही प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी? स्टेट फंक्शन की प्रॉपर्टी। वो जो प्रॉपर्टीज हैं वो सारी की सारी किसमें आ रही हैं? इसके अंदर आ रही है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी सुनो बच्चों, देखो इंटरनल एनर्जी क्या है? इज स्टेट फंक्शन। तो डी का मतलब क्या होगा? स्मॉल चेंज इन इंटरनल एनर्जी डी स्मॉल चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज स्टेट फंक्शन। तो डी का मतलब क्या होगा? स्मॉल चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और इस डी को अगर हम इंटीग्रेट कर लें यानी ओवरऑल सम निकाल लें तो क्या निकल आएगा? ओवरऑल चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी। फॉर्मूला नोट कर लिया बेटा, ये बातें इंटरनल एनर्जी के हवाले से ये बातें हो रही। बल्कि फॉर्मूले की तरफ अभी मैं लिख ही देता हूँ फॉर्मूला। इंटरनल एनर्जी ई से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा हम इसे, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। हम इसे ई से जाहिर करते हैं और कुछ किताबों में इसको यू से जाहिर करते हैं। फिजिक्स वाले आमतौर पे इसको यू से जाहिर कर रहे होते हैं, केमिस्ट्री वाले ई से जाहिर। तो बेटा इंटरनल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NCV डेल्टा टी। डेल्टा टी की जगह अगर मैं ये लिख दूँ T2 माइनस T1 तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। T2 अब बेटा इंटरनल एनर्जी की वैल्यू कब पॉजिटिव होगी कब नेगेटिव होगी, इस ये फॉर्मूला आ गया इसका। ये फॉर्मूला आप गैस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आइडियल गैस के लिए।
लिक्विड के लिए, किसी सॉलिड के लिए। देखो थर्मोडायनामिक में एक और बात ध्यान में रखना, हम काम ज़्यादातर 99% काम हमारा गैसेस पर होता है, लेकिन ये भी एमसीक्यू का पॉइंट बन जाता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या सॉलिड और लिक्विड पर अप्लाई हो सकता है? हाँ हो सकता है। सिस्टम कुछ भी हो सकता है, गैसियस भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, मिक्सचर भी हो सकता है। आंसर। अब बेटा तुम खुद बताओ, अब मैं तुमसे यहाँ मैं केस बना देता हूँ, अगर T2 की वैल्यू T1 से ज़्यादा हो, यानी फाइनल टेम्परेचर ज़्यादा हो इनिशियल टेम्परेचर से, तो डेल्टा E की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो ये बड़ा है, ये छोटा है, वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव। यानी जब समझ में आ रहा है, अगर सेकेंड टेम्परेचर यानी मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, डेल्टा ई पॉजिटिव कब होगा? जब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, यानी चेंज कैसा होगा? इंक्रीज हो रहा होगा। पॉजिटिव। इंटरनल एनर्जी कब इंक्रीज होगी? जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हो। दूसरा केस बना लेते हैं बेटा, अगर T1 की वैल्यू T2 से ज़्यादा हो तो इंटरनल एनर्जी का चेंज कैसा आएगा? नेगेटिव। इसका मतलब इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। सिग्निफिकेंस ऑफ साइन नोट करते रहो। साइन का सिग्निफिकेंस कब पॉजिटिव कब नेगेटिव केस बनाकर फॉर्मूले से निकाल के दिखा दिया, वरना तो सिंपल है। डेल्टा ई कब पॉजिटिव होगा? जब इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है। डेल्टा ई कब नेगेटिव होगा? जब इंटरनल एनर्जी कम हो रही है। अब कम कब होगी? टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर कम कर रहे हो इंटरनल एनर्जी कम होगी, डेल्टा ई। इसी तरह साइन का एक और रेफरेंस भी आपको बता दूं बेटा, ये ध्यान में रखना, डेल्टा ई पॉजिटिव कब होती है? अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है। नेगेटिव का मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा ई की वैल्यू पॉजिटिव, एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा ई की वैल्यू, ये रिएक्शन के रेफरेंस से समझ लेना। इंटरनल एनर्जी एंडो में किसकी ज़्यादा होती है? प्रोडक्ट की ज़्यादा होती है, सॉरी एंडो में प्रोडक्ट की, और रिएक्टेंट की क्या होती है? एनर्जी एब्जॉर्ब करके रिएक्शन हो रहा होता है। एक्सो में किसकी ज़्यादा होती है? एक्सो में एक्सोथर्मिक में क्या होता है? रिएक्टेंट की इंटरनल एनर्जी ज़्यादा, प्रोडक्ट की कम। उस एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक इन दोनों को मिक्स नहीं करना। यहाँ मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ कम कर रहा हूँ, और रिएक्शन के नेचर के लिहाज से लिखा है। चाहो तो अलग अलग इसको लिख लो, इसको एक ही पॉइंट में ना करो, इसको इस पॉइंट में कर लो। एंडोथर्मिक रिएक्शन अगर है तो डेल्टा ई की वैल्यू पॉजिटिव, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो डेल्टा ई की वैल्यू नेगेटिव। वो अलग बात है, ये अलग बात है, फिर बता दूं, वो अलग बात थी, अलग, इसीलिए अलग अलग करके लिख दिया ताकि तुम एक दूसरे में मिक्स ना कर रहे हो इसको। पॉजिटिव का मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, नेगेटिव का मतलब इंटरनल एनर्जी कम हो रही है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? एनर्जी प्रोडक्ट की बढ़ जाती है, एक्सोथर्मिक में कम हो जाती है, इसलिए चेंज नेगेटिव आ रहा होता है। ओके बच्चों, इंटरनल एनर्जी किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है? फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंटरनल एनर्जी, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ IE। टेम्परेचर पे डिपेंड करती है बेटा, वॉल्यूम पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ केमिकल नेचर पे डिपेंड करती है, केमिकल नेचर ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस कौन सा है, प्रेशर पे डिपेंड करती है,
इंटरनल एनर्जी इन तमाम बातों के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। टेम्परेचर, वॉल्यूम, केमिकल नेचर, इन तमाम बातों के ऊपर। ठीक है बच्चों, फैक्टर्स की बात हो गई, डेल्टा ई की बात हो गई, यानी इस जगह पर वैसे तो ये भी फार्मूला चेंज, एक तो ये फार्मूला आ गया आपके पास और एक ये वाला एन सी वी डेल्टा टी। अब ज़रा मैं थोड़ी सी बात करूँगा सी वी के ऊपर। बोर्ड इरेज कर छाप लिया, ये छापा मार लिया आप लोगों ने, चले। अब थोड़ी सी हम बात करेंगे, कुछ मेन फार्मूलाज की बात करेंगे जो हम इस्तेमाल करते रहते हैं। वो साइड लाइन में आप लोग लिखते रहिएगा, ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को वैसे मौजूद ही होगी, क्योंकि थर्मोडायनामिक्स आपने सिर्फ केमिस्ट्री में थोड़ी, आपने इसको फिजिक्स में भी डिटेल में पढ़ा होगा। तो बेटा एक तो आप लोगों को ये पता होगा सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। ये रिलेशन किसके लिए होता है बेटा? आइडियल गैस के लिए। सी पी क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। सी बी क्या है बेटा? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आर, आर क्या है बच्चों? बोलो। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ओके, कैपिटल सी। मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होती है बेटा? अगर आपने किसी एक मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री रेज कर देंगे, मैं डेफिनेशन स्पेशली नहीं बता रहा हूँ, आपको पता ऑलरेडी, फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ी होंगी। किसी गैसियस सिस्टम का एक मोल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री कांस्टेंट प्रेशर पर बढ़ाने के लिए जो हीट दोगे, वो इस तरह एक मोल गैस का 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट दोगे वो क्या कहलाएगी? मोलर स्पेसिफिक हीट। उसे क्या कहते हैं? सीवी। और ये रिलेशन किसके लिए होता है? ये आइडियल गैस के लिए होता है। चलो अच्छा, इसको मैं कैपिटल सीपी और सीवी से ज़ाहिर कर रहा हूँ। जब मैं आपसे अगर पूछूं बेटा स्मॉल सीपी बनाकर, स्मॉल सीपी माइनस स्मॉल सीवी, ये किसके इक्वल होता है? कंपटीशन में क्वेश्चन आ गया, ये वाला रिलेशन बच्चों को पता होता है। सीपी माइनस सीपी इज इक्वल टू आर कर रहे हैं बेटा। ये सिंपल स्पेसिफिक हीट को यार क्या बताया था बच्चों? क्या बताया था फॉर्मूला मैंने? डेल्टा ई इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। डेल्टा टी की जगह T2 माइनस T1 भी लिख सकते हैं आप लोग। अब बेटा ये CV और CP की वैल्यू क्या होती है? CP की वैल्यू कितनी होती है? CV की वैल्यू कितनी होती है? ये वैल्यूज क्या क्या वैल्यूज होती हैं? ये अब मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, FR/2। ये CV का फॉर्मूला याद रखो, फिजिक्स में पढ़ा होगा मैं कहना 5/2 या पता नहीं 3/2R होता है फिजिक्स में। फिजिक्स में 3/2R होता है या 5/2R। अब मैं आपको एक नया फॉर्मूला बता रहा हूँ। मैं आपको कौन सा फॉर्मूला बता रहा हूँ? FR/2। देखो ये जो बातें मैं बता रहा हूँ ये सारे, जब मैं इसके न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम न्यूमेरिकल एनालिसिस करेंगे तो वो उनमें ये कहीं ना कहीं चेंज इन इंटरनल एनर्जी नहीं पता होगी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में, तो एक फॉर्मूला तो आपके पास आपको पता ही है, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल है? Q प्लस W। प्लस भी लिख दिया, माइनस भी लिख दिया, दोनों फिलहाल ध्यान में रखो, भी वर्क के ऊपर बात करता हूँ तो फिर CV इज इक्वल टू F/2R। फिर F क्या चीज़ है? F क्या चीज़ है बेटा? F इज डिग्री ऑफ फ्रीडम।
क्या है ये? डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम बेटा हम आपके कोर्स से हटकर कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा, शायद फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा हो इसको, केमिस्ट्री में हमारा इसका इतना रोल नहीं होता। ये होती है इंडिपेंडेंट रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली किस किस तरह से रोटेट कर सकता है, तो मैं कुछ निशानियां बता दूंगा आपको, वो वैल्यू आप कुछ एक चार्ट बना लें, ये आपके काम में आएगा। मोनो एटॉमिक डिग्री ऑफ रोटेशन, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। CV निकाल लो यहां पर, इसका फॉर्मूला मैं चाह रहा था लिखा रहे, चलो दोबारा लिख लेंगे। CP R और एक यहाँ पर नेचर ऑफ गैस भी अगर हो जाती तो बेहतर बन जाता ये चार्ट। इसको मैं नेचर ऑफ गैस, गैस कैसी है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। चलो निकालते रहोगे, अब तुम लोगों को मैं n की वैल्यू बताता रहूँगा। बेटा अगर मोनो एटॉमिक गैस है, मोनो एटॉमिक गैस, फॉर एग्जाम्पल हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, नोबल गैस है, मोनो एटॉमिक गैसेज यही होती है। इनके लिए बेटा डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू होती है 3 होती है वैल्यू। अगर 3 है तो बेटा ज़रा निकाल लो CV का फॉर्मूला क्या है, CV का फॉर्मूला क्या है, FR/2, तो क्या हो जाएगा 3R/2। CP की वैल्यू, CP का फॉर्मूला क्या होता है, CV + R हो जाएगा। CP का फॉर्मूला CV + R, CV कितना 3/2, R + R, 2 एलसीएम 3R + 2R कितना आ गया 5/2R। ये वैल्यू आप लोग इस्तेमाल भी करते हो, नई चीज़ पता नहीं चली। और ये मैं इन CP/CV जिसे आप लोग क्या कहते हैं गैमा, ये निकालोगे इस कंडीशन में तो कितना निकलेगा 1.666 या 1.67। ठीक है, इन दोनों का रेशो निकाल लिया। फॉर डायटोमिक गैस, फॉर एग्जाम्पल O2, H2, N2, इसके साथ साथ मैं एक और ऐड कर रहा हूँ, ट्राई एटॉमिक लीनियर गैस, ट्राई एटॉमिक लीनियर गैस, फॉर एग्जाम्पल 3 एटॉम CO2 लीनियर है ना बेटा, अब तो तुम लोग को मालूम है लीनियर है, C2H2 लीनियर है स्ट्रक्चर। इनके स्ट्रक्चर देखना आता है आप लोगों को, ज्योमेट्री और शेप देखना आती है आप लोगों को। चैप्टर 4 का खैर तस्करा करते वक्त थोड़ा दिल दुख जाता है मेरा, चैप्टर 4 में हम लोग पढ़ चुके हैं, सही है ना, CO2। तो इन दोनों के लिए बेटा डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू होगी 5। अब CV की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 5/2 R, CP की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/2 और 7/2 R। और रेशो निकालोगे तो, रेशो निकालेंगे अगर आप तो ये रेशो निकलेगा बेटा तकरीबन 1.4। रेशो निकालेंगे तो ये रेशो कितना निकल आएगा 1.4। तीसरा बेहतर तरीका, अभी तो समझ रहे हो, कोशिश करो कि ये याद कर लो तो अच्छी बात है। ये वैल्यू अगर याद होगी तो ये और ये तो निकल ही आएंगे। ये कैसे निकाल रहा हूँ ये समझ में आ रहा होगा आपको। ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर हो, H2S गैस है, नॉन लीनियर है, या पॉली एटॉमिक हो,
बट इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू होती है 6। 3 वैल्यूज याद कर लो, काम बन जाएगा। अभी याद कर लो शाबाश जल्दी से। मोनोटॉमिक के लिए 3, डायटॉमिक के लिए 5। डायटॉमिक और ट्रायटॉमिक कौन सी वाली, जिनकी लीनियर स्ट्रक्चर। पॉलीएटॉमिक जितने भी एटम हो, और ट्रायटॉमिक नॉन लीनियर। H2O जैसे नॉन, अगर H2O वेपर की बात करें, गैस है, एंगुलर स्ट्रक्चर है, उसका लीनियर स्ट्रक्चर नहीं है वाटर का। पॉलीएटॉमिक कुछ भी हो सकता है, CH4 गैस, NH3 गैस, पॉलीएटॉमिक है। इनके लिए वैल्यू क्या आ जाएगी 6। अब ये वाली वैल्यू कितनी आएगी ज़रा चेक कर लो, 6/2 3R। यहाँ पुट करोगे तो 3R + R 4R हो जाएगा, और यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.33। रेशो ले लो दोनों, 3 को 4 से डिवाइड करोगे 1.33 आ जाएगा आपके पास। तो बेटा ये वैल्यूज़ हैं, और यहाँ पर तुम्हें एक MCQ के लिए एक पॉइंट पे रिजल्ट, ये वैल्यूज़ अगर ये याद हो जाएं तो किसी भी गैस के लिए काम कर सकते हो। इंटरनल, देखो बात कहाँ से हम ये सारी बातें किसके ऊपर कर रहे हैं अब तक, इंटरनल एनर्जी के ऊपर बातें कर रहे हैं सारी। इसमें एक MCQ का पॉइंट, अगर ये क्या हो रहा है, एटम बढ़ रहे हैं, यहाँ से एक नतीजा निकाल सकते हो तुम, वो MCQ में तुम्हारे काम आ सकता है। एक नतीजा निकाल सकते हो, डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू आपके पास जैसे जैसे नंबर ऑफ एटम्स बढ़ेंगे वैसे वैसे CP/CV का रेशो। बच्चे सिर्फ ये वैल्यू, क्योंकि वो मोनोटॉमिक गैस के लिए पढ़ते हैं, अब तुम हर गैस के लिए ये CP/CV देख सकते हो, हर गैस के लिए कैलकुलेट कर सकते हो CP/CV। तो क्या पता चल रहा है, मैं कह सकता हूँ जैसे जैसे एटम बढ़ रहे हैं वैसे वैसे जो गैमा की वैल्यू है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो किसी मॉलिक्यूल में एक रिलेशन आप अपने पास नोट लगा के लिख लें कि एटॉमिसिटी कहते हैं किसी मॉलिक्यूल में एटम्स की तादाद को, ये और गैमा की वैल्यू ये एक दूसरे के, तो गैमा की वैल्यू ये भी हो सकती है, आप लोग पढ़ते यही हैं, लेकिन ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, डिपेंड करेगी। और ये 3 ही वैल्यूज़ हैं बस। कोई लंबी चौड़ी कहानी होती तो मैं उसको आप लोगों को थोड़ा सा वहाँ से बता, वो ना भी बताता, इसको लेफ्ट कर जाता। छोटी सी कहानी ज़हन में, इसके लिए तो पढ़ी हुई है, इसके लिए आप लोगों ने क्या कर लिया, निकाल ली वैल्यूज़। ये वैल्यूज़ याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो किसी भी तरह के कंपटीशन के टेस्ट में, अच्छे कंपटीशन के टेस्ट में इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जुड़ा हो सकता है। बता दूँ उसको, अच्छा और बच्चों स्टडी कैसी जा रही है तुम्हारे? आजकल बड़े अच्छे टेस्ट दे रहे हो तुम लोग, खुशी हो रही है मुझे सुनकर। उम्मीद है आगे चल के तुम्हारे टेस्ट सारे अच्छे हो जाएंगे। ओके, ये बातें हो गई इसके हवाले से, इंटरनल एनर्जी के हवाले से ये सारी बातें हो गई। एक और पॉइंट अपने जहन में तुम लोगों के पास आइडियल गैस के लिए नोट कर लो, पता नहीं वो इस वक्त अचानक माइंड में आया, वो निकल ना जाए। आइडियल गैस की काइनेटिक एनर्जी बेटा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइडियल गैस ओनली डिपेंड्स ऑन इट्स टेम्परेचर। आइडियल गैस की काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ उसके, ये आपका पोस्टुलेट है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का पोस्टुलेट, कोई नई बात नहीं बता रहा, बल्कि इस बात को चाह रहा हूँ कि जहन में बिठा लो, ठीक है ना। आइडियल गैस के हवाले से ना एक तो ये पॉइंट अच्छी तरह जहन में रखा करो, एक ये पॉइंट जहन में रखा करो कि आइडियल गैस के दरमियान किसी तरह की अट्रैक्शन और रिपल्शन नहीं होती। काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइडियल गैस, ठीक है बच्चों, ओके। अब हम थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं वर्क के ऊपर। वर्क की डेफिनेशन हम आपको एक नए अंदाज से बता देते हैं, मोड ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। वर्क क्या है? एनर्जी को एक्सचेंज करने का एक पैटर्न है। इससे पहले मैं अभी आप जो उसी पैरा में बात कर रहा हूँ जो मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में की थी। मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में क्या बात की थी कि इंटरनल
एनर्जी एक्सचेंज दो तरह से होता है, या तो वर्क की फॉर्म में होता है या हीट की फॉर्म में होता है। ये दो बातें अच्छी तरह से ध्यान में रखना। मोड ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी वर्क। बेटा केमिस्ट्री के लिए वर्क जो है ना, दो तरह के वर्क है। हम वर्क को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक को हम कहते हैं पीवी वर्क, प्रेशर चेंज करो वॉल्यूम चेंज हो जाए, पीवी वर्क, आसान सिंपल। दूसरा है नॉन पीवी वर्क। प्रेशर वॉल्यूम से हटकर आप प्रेशर चेंज कर रहे हैं, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, फिर भी वर्क हो रहा है। इससे हटकर जो भी वर्क है उसको मैं किस में डाल रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसमें जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल वर्क। कौन सा वर्क है बच्चों? ग्रेविटेशनल वर्क, MGH। और तुम लोगों ने कौन सा पढ़ा हुआ है? इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क कह देता हूँ इसे, चार्ज इंटू वोल्टेज पढ़ा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूले। मैकेनिकल वर्क पढ़ा होगा आप लोगों ने, मैकेनिकल वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हमारा थर्मोडायनामिक्स का जो लेना देना है ना, इस तरह के वर्क से नहीं, हमारा सारा लेना देना किससे? प्रेशर वॉल्यूम वर्क से। प्रेशर चेंज करूंगा, वॉल्यूम चेंज होगा, इसके नतीजे में जो वर्क होगा वो वर्क हमारी कंसिडरेशन। कुछ कैरेक्टरिस्टिक आप लोगों को इसकी बताते हैं। वर्क बेटा कौन सी क्वांटिटी है? इट इज स्पार्क फंक्शन। तो क्या मैं किसी साइक्लिक प्रोसेस के लिए इसको मैं बता दूं, हमारा सारा लेना देना किससे? पी वर्क। अगर हम आपसे बोले पूरे सिस्टम के वर्क बताओ, तो पूरे सिस्टम का वर्क क्या होता है? थर्मोडायनामिक सिस्टम का टोटल वर्क क्या होता है? पीवी वर्क प्लस नॉन पीवी वर्क इज इक्वल टू टोटल वर्क। लेकिन अभी हमने नॉन पीवी वर्क को कंसीडर नहीं करना है। हमारा सारा कंसिडरेशन थर्मोडायनामिक के अंदर कौन से वर्क पर है? साइक्लिक प्रोसेस के लिए बच्चों क्या वर्क डन जीरो होगा? साइक्लिक प्रोसेस याद है, जहां से चले थे वहीं वापस पहुंच गए। जहाँ से चले थे वहीं वापस पहुँच गए। इसके लिए पंजाबी में एक कहावत है, लेकिन वो मैं आपको नहीं सुनाऊंगा। ये जहाँ से चले वहीं वापस पहुँच गए, ये क्या वर्क डन ज़ीरो होगा? वर्क डन ज़ीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये पाथ फंक्शन है, ये स्टेट फंक्शन नहीं है। क्योंकि सर वर्क तो हुआ ना भाई, यहाँ से चले यहाँ घूमे, ये सारा वर्क तो हो रहा है। एक बंदा घर से निकला, पूरा दिन काम करके वापसी आया, आप उसे बोले तुमने कोई काम ही नहीं किया, तब जाएगी उसकी। काम तो किया ना भाई, वर्क हुआ है। क्योंकि वर्क क्या है? वर्क डन क्या है? दो पॉइंट्स के दरमियान वर्क की इनडेफिनेट वैल्यू हो सकती है। ए पॉइंट से डी पॉइंट्स, मतलब ए पॉइंट से चले आप वापस ए पॉइंट पर आ गए। चलो मैं अब अलग अलग पॉइंट्स की, साइक्लिक की बात नहीं कर रहा। वर्क की अलग अलग वैल्यू हो सकती है। यहाँ वैल्यू कुछ और होगी, 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 यहाँ वैल्यू कुछ और कम कम चेंज करना, बहुत सारी वैल्यूज बनती चली जाएंगी। इस पाथ के लिए मैं पाथ चेंज कर दूँ तो कुछ और अलग अलग वैल्यू। दो पॉइंट्स के दरमियान मल्टीपल पाथ्स हो सकते हैं, यानी आप ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, ये घूम फिर के भी जा सकते हैं। तो दो पॉइंट्स के दरमियान वर्क डन की मल्टीपल इनडेफिनेट वैल्यूज होंगी, इनडेफिनेट वैल्यूज बिटवीन टू पॉइंट्स। क्या ये बात आप स्टेट फंक्शन के लिए कह सकते हैं? नहीं। इसलिए लास्ट टाइम का लेक्चर जो था ना, उसकी बातों को अप्लाई कर रहा हूं। तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? डी का मतलब चेंज, खैर डी का मतलब भी मैं बताता हूँ आपको। एक और पॉइंट जो बच्चों को अक्सर क्लियर नहीं होता, डी डब्ल्यू क्या वर्क स्टेट फंक्शन है? नहीं। तो डी डब्ल्यू का मतलब क्या होगा? चेंज, स्मॉल चेंज इन वर्क डन? नहीं। इसका मतलब होगा स्मॉल वैल्यू ऑफ वर्क डन।
देखो बच्चों, अपने आपको पता होना चाहिए कहाँ डेल्टा लगा हुआ है, कहाँ डी लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है। डेल लगाया इसका मतलब पार्शियल चेंज, डी लगाया इसका मतलब स्मॉल चेंज, डेल्टा लगाया इसका मतलब बड़ा चेंज। लेकिन वर्क के साथ अगर मैं डेल्टा लगाऊंगा तो इसका मतलब बड़ा चेंज नहीं होगा, इसका मतलब होगा स्मॉल वर्क डन, इसका वेरी स्मॉल, इसका पार्शियल बहुत लाइटली सा स्मॉल। यहाँ डेल्टा का मतलब कुछ और होगा, यहाँ डेल्टा का मतलब चेंज नहीं होगा। क्या मैं इसके लिए, वर्क के लिए, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता, क्योंकि ये पाथ फंक्शन है, ये स्टेट फंक्शन नहीं है। इस तरह से चेंज थर्मोडायनामिक में किन प्रॉपर्टीज के साथ लिखा जाता है, जो कि वर्क का फॉर्मूला। बेटा वर्क का फॉर्मूला सर फॉर्मूला बता दे। फॉर्मूला आपको पता है, पी डेल्टा पी। प्रेशर वॉल्यूम वर्क, ये काम तो आप लोग करते हैं। प्रेशर वॉल्यूम वर्क और वर्क के हवाले से क्या बात हो सकती है। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पर थोड़ी लड़ाई झगड़े वाली बातें कर रहा हूँ, खतरनाक बातें कर रहा हूँ थोड़ी सी। वर्क कब पॉजिटिव होता है, वर्क कब नेगेटिव होता है। तो जो पहले आप लोग पढ़ते हैं वो लिख देता हूँ। वर्क डन बाय सिस्टम। वर्क नेगेटिव कब होगा बेटा, थर्मोडायनामिक्स में, वर्क डन ऑन सिस्टम। सिस्टम, वर्क डन बाय सिस्टम। सिस्टम अगर काम कर रहा है तो वर्क हो किस पर रहा है, सिस्टम तो काम कर रहा है, वो वर्क किस पर कर रहा है, सराउंडिंग पर। वर्डिंग का जरा ध्यान रखना। देखो वर्क डन ऑन सराउंडिंग, क्या लिख सकता हूँ इसको, मैं लिख सकता हूँ सिस्टम काम कर रहा है किसके ऊपर, ये किस पे काम हो रहा है, सिस्टम। कौन काम कर रहा है, सराउंडिंग काम कर रही है, वर्क डन बाय साउंड। अब बेटा यहाँ पर थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा बाकी दुनिया से थोड़ा झगड़ा चल रहा है सिंध बोर्ड का। बाकी दुनिया की ऑलमोस्ट किताबें आप फेडरल ले लें, कैम्ब्रिज ले लें, वहाँ वर्क डन पॉजिटिव कब लेते हैं। ये तो हमारा वाला है जिस पर टिक लगा रहा हूँ, ये हमारा वाला है। बाकी दुनिया क्या करती है, हमारा एजुकेशन सिस्टम जो कि सिंध का सबसे आगे है, इसलिए वर्क डन ऑन सिस्टम। और बेटा यहाँ वर्क की वैल्यू पॉजिटिव, अच्छा वर्क डन बाय सिस्टम, सॉरी बाय सिस्टम। बोलेंगे सर दो बार लिखा हुआ है, तो दोनों बार में हमारे वाला कौन सा है भैया, हमारे वाला ये है जिस पर हम टिक लगा रहे हैं। ये बाकी दुनिया वाला वर्क डन ये है। बाकी दुनिया वाला वर्क डन हम इसको पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं और हम इसको नेगेटिव क्यों ले रहे हैं। बाकी दुनिया इसको हम कहते हैं वर्क डन बाय सिस्टम, बाकी लोग वर्क पॉजिटिव लेते हैं, हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, बाकी सारी दुनिया इसको नेगेटिव लेती है। वैसे आपको बता दूं फिजिक्स वाले इसको पॉजिटिव लेते हैं, फिजिक्स वाले इसी को पॉजिटिव मानते हैं। केमिस्ट्री वाले बाय वर्क डन बाय सिस्टम को क्या मानते हैं, नेगेटिव मानते हैं। वर्क डन बाय सिस्टम, तो इसको हम नेगेटिव क्यों मानते हैं, क्या वजह है कि हम मतलब बाकी दुनिया से हम उससे बच के चलते हैं जो रास्ता आम हो जाए, सिंध बोर्ड वाले तो हम ऐसा क्यों करते हैं। खैर बाकी क्या बेटा, जो केमिस्ट्री वालों के पास लॉजिक है ना, वो केमिस्ट्री वालों के पास लॉजिक, पहले W इजिकल टू पी डेल्टा वी। ये P कौन सा है, ये गैस का प्रेशर है या एक्सटर्नल प्रेशर है, ये गैस का प्रेशर है या एक्सटर्नल प्रेशर है। गैस का प्रेशर नहीं है, ये एक्सटर्नल प्रेशर है। वर्क के फॉर्मूले में जो P लिखा हुआ है, ये P कौन सा वाला प्रेशर होता है, ये एक्सटर्नल। अक्सर न्यूमेरिकल में तुमने जब भी इसको इस्तेमाल किया होगा, आमतौर पर इसकी वैल्यू 1 एटमॉस्फेयर लिखी भी आती है।
W इज इक्वल टू पी डेल्टा वी एक्सटर्नल प्रेशर। अब सिंपल बात है, सिस्टम वर्क कर रहा है, सिस्टम वर्क कर रहा है तो बताओ सिस्टम ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है? ऊपर जा रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। आप कौन सा प्रेशर कंसीडर कर रहे हो? ये वाला प्रेशर की डायरेक्शन, पिस्टन की डायरेक्शन, वर्क कौन सा होगा? नेगेटिव होगा। ये लॉजिक बाकी दुनिया के पास है, लेकिन हम सिंध बोर्ड से हैं, हमारी लॉजिक हमारी लॉजिक पता नहीं कौन सी लॉजिक है। बहरहाल इसको तुम लोगों ने पॉजिटिव लेना है, और तुम लोगों ने जब वर्क डन बाय सिस्टम लिखा होगा पॉजिटिव ही ले लेना। लेकिन 2 साल पहले जमीयत का मॉक टेस्ट हुआ था, उसमें ऐसा ही सवाल आया था, और वर्क डन बाय सिस्टम को उन्होंने क्या रखा हुआ था? नेगेटिव रखा हुआ था, क्योंकि बाकी दुनिया इसी तरह से काम करती है। तो NTS के लिए बहरहाल मेरा मशवरा ये है कि अगर इस ऑप्शन को भी जहन में रखा करो कि बाकी दुनिया का कन्वेंशन क्या है, ठीक है। अब तुम कुछ बातें, बहरहाल मैं इसको पॉजिटिव नेगेटिव के झगड़े को भी हम न्यूमेरिकल पे लेके जाएंगे तो फिर मैं बता दूंगा क्या करना है। फिलहाल एक बात तो तय है कि अगर एक्सपेंशन होगा तो क्या है? वर्क डन बाय सिस्टम। एक्सपेंशन का वर्क क्या होगा? वर्क डन बाय सिस्टम। वर्क डन बाय सिस्टम। और इस कंडीशन में बेटा V2 की वैल्यू किससे ज़्यादा होगी? V1 से ज़्यादा होगी। V2 की वैल्यू किससे ज़्यादा होगी? V1 से। एक तो ये बात ध्यान में रखना कि कंप्रेशन होगा, एक्सपेंशन होगा, तो इसको वर्क डन बाय सिस्टम सभी कहते हैं, मैं भी कहता हूँ, सब कहते हैं, सिंध बोर्ड भी कहता है, फेडरल बोर्ड भी कहता है। इस पॉइंट को अच्छी तरह से माइंड में बिठा लो। एक्सपेंशन हुआ तो इसका मतलब वर्क डन बाय सिस्टम, इसका दूसरा मतलब V2 माइनस V1। और ये बात ध्यान में रखना, जब भी सिस्टम वर्क करेगा तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी। सिस्टम ने काम किया तो सिस्टम ने जो काम किया होगा तो काम करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। उसने अपनी एनर्जी यूज की, एनर्जी के एक्सपेंस के ऊपर वर्क हुआ है। चूंकि एनर्जी के एक्सपेंस के ऊपर वर्क हुआ है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी? एनर्जी। दूसरी बात क्या हो सकती है? कंप्रेशन। कंप्रेशन क्या है? वर्क डन ऑन सिस्टम। वर्क डन ऑन सिस्टम। कंप्रेस किया आपने, इस कंडीशन में क्या होगा? फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से छोटा होगा। इस कंडीशन में फाइनल वॉल्यूम इनिशियल, और जब सिस्टम पर काम हुआ है तो उसकी इंटरनल एनर्जी में क्या हुआ होगा? इजाफा होगा। चंद बेसिक टर्म्स हैं, इनको अच्छी तरह से आप लोग जहन में बैठा लें कि वर्क डन बाय सिस्टम का मतलब क्या है, वर्क डन ऑन सिस्टम की वैल्यू। पॉजिटिव और नेगेटिव के झगड़े को हम निपटाते हैं। हमने आपको ये बात दोबारा से बता दें कि बेटा जब सिस्टम काम करेगा तो सिंध बोर्ड वाले इसको पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन बाकी सारे इसको नेगेटिव लेते हैं। इसीलिए मैंने ये लिख दिया दो दफ़ा, ठीक है। ये हम और ये बाकी तमाम लोग इसके ऊपर हैं, और फिज़िक्स वाले भी यहीं पर हैं, सही है। तो ये चंद बातें मैंने किससे रिलेटेड आपको बता दी, वर्क से रिलेटेड बता दी। अब बेटा 2-4 पॉइंट्स में हीट से रिलेटेड भी बता दूंगी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में ये 3 ही तो क्वांटिटी हैं जिसको हमने आज डिफाइन किया, इंटरनल एनर्जी, वर्क। अब बेटा छोटी मोटी बातें, हीट के हवाले से 2-4 पॉइंट बताकर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम हीट क्या है बेटा, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। मैं इसे कह रहा हूँ इट इज अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। थोड़ा सा अलग करके डेफिनेशन डिफाइन करने में मज़ा आता है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये चेंज होती है, ये ट्रैवल करती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। ये भी क्या है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। एनर्जी के ट्रांसफर के 2 मोड हैं, एक वर्क है और एक हीट है। एक वर्क है और एक हीट। पहले बताओ जल्दी से, कैसी, एक्सटेंसिव, इंटेंसिव? बोलो, कुछ भी नहीं।
इसके लिए एक्सटेंसिव भी नहीं इस्तेमाल करना, इंटेंसिव भी इस्तेमाल नहीं करना, कुछ क्वांटिटीज़ को छोड़ दिया करो बेटा, हर चीज़ को इंटेंसिव एक्सटेंसिव में नहीं डालते। और हर बात का जवाब गूगल बाबा के पास नहीं होता, सही जवाब नहीं होता, ठीक है। दूसरी बात ये सुनो, हीट के हवाले से ये स्टेट फंक्शन है, पाथ फंक्शन है, पाथ फंक्शन। अब बार बार वो बातें रिपीट हो रही हैं। क्या मैं ये लिख सकता हूँ डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0 फॉर साइक्लिक प्रोसेस? तुम बाइक चलाई, तुम बाइक चला के पूरा चक्कर लगा कर आ गए, बाइक चली होगी कैसे? एनर्जी, फ्यूल बर्न हुआ होगा। क्या मैं कहता हूँ चूँकि तुम वापस आ गए हो इसलिए कोई फ्यूल बर्न नहीं हुआ? ऐसा मैं नहीं कह सकता हूँ। लिहाजा ये कौन सा पाथ फंक्शन है? ये पाथ पे डिपेंड करेगा बच्चों, जैसा पाथ वैसे इसकी वैल्यू। इसके लिए इसको हम कैसे, क्या मैं इसके लिए ये लिख सकता हूँ डी क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, यूँ कहते हैं। इसकी वैल्यू सिर्फ इसकी वैल्यू डिपेंड करती है किसके ऊपर? पाथ के ऊपर। स्मॉल इसकी इनडेफिनेट वैल्यू हो सकती है। अब बार बार मैंने इतना ज़्यादा दोहरा दिया है, इनडेफिनेट वैल्यू ऑफ हीट बिटवीन 2 पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के दरमियान हीट की इनडेफिनेट वैल्यूज हो सकती है। तो बेटा अगर डी क्यू लिखा जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा? चेंज ऑफ हीट या स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट। इसका मतलब होगा स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट। यानी ये बात जहन में रखना बच्चों कि जब डेल्टा क्यू लिखा हुआ होता है उसका मतलब चेंज ऑफ हीट नहीं होता, उसका मतलब होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है बच्चों। फिर हमने हीट के ऊपर शुरू में थोड़ी सी बात कर ली थी। हीट स्पेसिफिक हीट होती है, मोलर स्पेसिफिक हीट होती है, सीपी होता है, सीवी होता है, उससे रिलेटेड हम काफ़ी बातें अपनी कर चुके हैं। तो हमारा जो बेसिक फार्मूला था, हमारा फार्मूला क्या था? सर आपने ये क्यों लिखा था? मैंने शुरू में क्या लिखा था? डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू। कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर यहाँ प्लस की जगह माइनस आएगा, तो यहाँ पर माइनस किन बच्चों के लिए आएगा? सेन बोर्ड के बच्चों के लिए आएगा। दुनिया के बाकी तमाम बच्चों के लिए क्या आएगा? प्लस आएगा। सही है। तो मैंने आपको बताया था जो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी है उसके दो मोड हैं, एक है हीट और एक है वर्क। तो बच्चों आज तक यही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, कल के लेक्चर में हम थोड़ा सा ये जो मैंने बातें बताई हैं इनको अप्लाई करेंगे न्यूमेरिकल्स के ऊपर, कुछ न्यूमेरिकल वर्क करेंगे और अगर कुछ बातें रह गई हैं तो वो इंशाल्लाह हम कल के लेक्चर में बयान कर देंगे। तो मुझे इजाज़त दीजिए कैमरामैन डॉक्टर शहजाद के साथ, स्कॉलर चैनल यूट्यूब पाकिस्तान।